हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएससी 2024 का सेट 2 का सॉल्यूशन। सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। वेलकम टू माय चैनल गेट टू आईआईटी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें। मैं सभी पेपर्स के सॉल्यूशन ला रही हूँ, तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिए ताकि आप कोई भी सॉल्यूशन मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, टू विजार्ड्स ट्राई टू क्रिएट अ स्पेल यूजिंग ऑल द 4 लेटर्स। ये 4 लेटर दे रखे हैं, water, air, fire and earth. For these, they decide to mix all elements in all possible order. They also decide to work independently. After trying all possible combinations, they conclude that this spell does not work. देखिए, इसमें इतना लंबा ये क्वेश्चन दे रखा है, बट इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सा पता चलेगा कि इसमें है ना, हमें ये वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं और हमको इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इन चारों से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें बनाने हैं। तो इनको ये कितने अटेम्प्ट लगेंगे ये बनाने में? ठीक है, यहाँ 2 है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक का ढूंढ लेते हैं और वही दूसरे का होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन तो उतने ही होंगे। तो अब हम इनकी कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे हमने पढ़ा है, तो यहाँ 4 चीजें हैं। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो चलो, अगर हमने पहले में वाटर डाल दिया तो ऑब्वियसली दूसरे में वाटर नहीं आएगा, तो दूसरे में तो 3 ही ऑप्शन बचेंगे। फिर यहाँ हमने सोचो एयर डाल दिया तो यहाँ 2 ही बचेंगे ऑप्शन, और यहाँ अगर हमने फायर डाल दिया तो यहाँ बचेगा 1 ही ऑप्शन। तो पहले में तो कोई भी 4 आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी होती है। फिर एक एक करके घट जाएगी क्योंकि चारों में हम सेम एलिमेंट तो डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट से हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया वाटर, एयर, फायर, अर्थ। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से यहाँ हम पहले एयर रख देंगे, फायर रख देंगे, अर्थ रख देंगे, तो ऐसे हम 4 पॉसिबिलिटी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? तो वो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 24। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा या 24 आंसर आएगा। तो ए आंसर आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन को देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या दे रखा है वो देखिए। एप्टीट्यूड में क्या होता है, मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 4 चीजों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Question 3. In an engineering college of 10,000 students, 1,500 neither like core subjects, core branches nor other branches. देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10,000। ओके, अब 1,500 स्टूडेंट्स नाइदर लाइक कोर। चलिए, ये हम कोर ले लेते हैं, ये है नॉन कोर ब्रांचेस। ओके, तो 1,500 को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो हाँ, ये बाहर आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कोर ब्रांचेस इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अदर ब्रांचेस। अगर हम इसको x नंबर दे दें तो ये हो जाएगा x/4। अब दे रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ
500 स्टूडेंट्स को दोनों पसंद है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक गौर फरमाइएगा कि 500 स्टूडेंट्स को दोनों पसंद है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ओनली नॉन कोर ब्रांचेस लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी दिस माइनस 500, क्योंकि 500 को तो दोनों पसंद है। तो अगर ओनली नॉन कोर हमें पूछा जाए तो उसकी वैल्यू आएगी x माइनस 500। एंड सिमिलरली अगर ओनली कोर पूछा जाए, ओनली कोर अगर मेंशन्ड हो ओनली कोर, तो वो आएगा x अपॉन 4 माइनस 500। हाँ, अगर हमें ऐसा पूछा जाए कोर, जस्ट अगर हमें कोर पूछा जाए so then it will be x upon 4। ओनली कोर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये ओनली नहीं, ये पूरा कोर है तो ये आएगा, ठीक है। अगर हमें ओनली कोर पूछा गया है ओनली, तो उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो दोनों है, तो ये पोर्शन आएगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो टोटल है 10,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसका पूरा टोटल करेंगे, तो बाहर तो है 1500, ठीक है, प्लस ओनली कोर वाले कितने हैं x अपॉन 4 माइनस 100, प्लस कॉमन कितने हैं 500, एंड रिमेनिंग ये है x माइनस 500। ओके, हमने बस क्या किया, जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दिया। हमें पता है कि 10,000 टोटल है, प्लस क्या है इस सेट में जितनी भी वैल्यू है उनका सम ही है 10,000, तो हमने जो दे रखा है वो हमने ऐड कर दिया। इसमें मेन 4 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट है जो बाहर का पार्ट है, ये सेकंड है ओनली सी, ये थर्ड है इंटरसेक्शन, फोर्थ है ओनली एन दैट इज नॉन कोर ब्रांचेस, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो ढूंढा है वो फाइंड करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरह है, लेफ्ट हैंड साइड है 10,000। अब 1000 यहाँ देखिए 500 प्लस 500 कैंसिल हो गया, 1500 माइनस 500 रह गया, प्लस x अपॉन 4 प्लस x, ये आ गया, ठीक है। ये है 10,000, ये है 1500 माइनस 500, ये है 1000, ओके। और x अपॉन 4 प्लस 5x अपॉन 4, ये तो बेसिक कैलकुलेशन मैंने किया है। अब हम 1000 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 1000 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5x अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 9000 इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। अब x क्या आएगा, 9000 इंटू 4 अपॉन 5, ओके, तो ये आ जाएगा, 5 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1800 इंटू 4, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान से देखिए, हमें पूछा क्या गया है, स्टूडेंट्स हु लाइक कोर ब्रांचेस। इसमें ये नहीं कहा गया है कि ओनली कोर, ठीक है, हमें ओनली कोर नहीं पूछा गया, हमें कोर पूछा गया है। तो कोर है x अपॉन 4, तो हमारे पास x क्या था 1800 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 1800, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, कोर इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए है, तो ये 1800 आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमने ये ऐसे किया, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि आपको ये वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये कैसे बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन 4, फॉर अ पॉजिटिव नॉन रियल x एंड y इफ, ये दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, ओके। तो सबसे पहले तो जो दे रखा हो ना उसे सॉल्व कर दीजिए, तो वही आसानी होगी।
तो ये हमें दे रखा है log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है, तो हम इसे देखिए, इस साइड तो कोई लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ सॉल्व होना दिख नहीं रहा है, इस साइड दिख रहा है log x प्लस log y होता है log ऑफ एक्स वाई। ये कैसे आया? तो ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट नोट कर लीजिए कि log a प्लस अगर log b दे रखा है तो वो होता है log ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट का मैंने यूज किया, तो सम में था तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये रिजल्ट वन है, रिजल्ट दो रिजल्ट यूज होंगे यहाँ पे। अगर हमें दे रखा है a log b तो हम लिख सकते हैं log b रेज टू a, ये है सेकंड रिजल्ट। तो ये सेकंड रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ, इसके पावर में हाफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया log ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई 2। तो अब इसमें देखिए log log दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ, log तो कैंसिल हो गया, एक्स वाई होल रेज टू पावर 1 बाई 2। अब क्या करें, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये पावर हट जाए, x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये पहले तो डिनोमिनेटर हम बाहर ले लेते हैं 1/2 स्क्वायर, अब आ गया x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, हम इसको उस साइड ले जाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 x प्लस वाई होल स्क्वायर की फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हम 4 को उस साइड ले जाते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये स्क्वायर वाले टर्म्स हट जाएंगे। ओके, तो हम देखिए हम डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इस साइड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई है नीचे भी एक्स वाई है, तो ये बच गया 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो अब देखिए इससे हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का एक ही है तो हम अलग कर सकते हैं, और इस साइड हम 4 माइनस 2 कर देंगे। दैट इम्प्लाइज एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस यहाँ एक y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y अपॉन एक्स, 4 माइनस 2 इज 2। अब देखिए हमें क्या पूछा गया था, यही हमें पूछा गया था जो हमने निकाला है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आई है 2, तो ये 2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, जो दे रखा था हमने बस यही दे रखी थी इक्वेशन, उसे सॉल्व किया, सॉल्व करते गए और रिजल्ट्स यूज हुए, वहां रिजल्ट यूज किए और हमने ये सॉल्व किए और हमें आंसर मिल गया। देखिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें कुछ सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, बट आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, in a sequence 6, 9, 14, x, 30, 41 the possible value of x। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए 6, 9, 14, x, 30, 41, अगर देखो कुछ स्क्वायर में होता है या कुछ होता तो हमें पैटर्न पता चलती, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि ये कुछ स्क्वायर में तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ये चीज नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आप क्या चेक करिए, डिफरेंस चेक करिए, नंबर्स का डिफरेंस देखिए। ओके, तो अब हम यहाँ इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 9 माइनस 6 3, इनका 3 डिफरेंस है। 14 माइनस 9 इज 5,
इनका 5 डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे 41 माइनस 30 इज 11। तो देखिए यहाँ 3 है या 5 है, तो यहाँ 9 हो सकता है और यहाँ ये 11 है। फिर तो इससे हमें एक पैटर्न पता चल रही है कि यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 9 आएगा और 11 आएगा। पता चल रहा है, मतलब यहाँ ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ऑड नंबर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ 7 का डिफरेंस होगा, तो अगर 14 प्लस 7 करें तो आ रहा है 21। तो ये तो ऑप्शन बी है, तो ये भी आंसर आ गया। अब आगे चेक कर लीजिए, 21 प्लस 9 इज 30। तो ये डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर डिफरेंस से ना हो तो आप फिर और कोई फैक्टर देखिए कि 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है या स्क्वायर है, क्या है। ये बेसिक 4-5 चीजें हैं जो आपको लगानी होती है। तो ये तो हमें डिफरेंस से हो गया। देखिए ये जस्ट 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको जस्ट देखा, क्लिक हुआ, किया, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। तो 21 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 6th क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन अ कोहेरेंट पैसेज। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ा हो तो आएगा, नहीं। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश है अच्छा, तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं करा दूंगी आपको आ जाएगा, ये आपको खुद से पढ़ के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर भी ये देखते हैं क्वेश्चन। दी fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and heat that resulted in a rock rising to an average height of 4 kilometer across the contact zone. फिर देखिए, thus the geologists tend to think the Himalaya has an active geological event rather than a static geological feature. The natural process of cooling of a massive observed। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा और फिर आपको सीक्वेंस बतानी है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये देखिए 10, ये स्टेटमेंट बाकी सब स्टेटमेंट के बाद ये ऐसा प्रूव कर रहा है कि फिर ऐसा होगा। अगर ये कंडीशंस होंगी तो क्यू तो लास्ट में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एस स्टार्ट हो रहा है बहुत सालों पहले। मैनी मिलेनिया अगो ब्रेक अवे चंक ऑफ बेडरॉक फ्रॉम अ एंटार्क्टिक प्लेट कोलिडेड विद अ मैसिव। मतलब ये हुआ था, ये होने के बाद हुआ कि वहां 4 किलोमीटर तक एरिया में बहुत सारा लावा आ गया। लावा इन द सेंस कि वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसमें से निकला। तो सेकंड आएगा पी, फिर आएगा बीच में क्या बचा, क्यू। क्यू बोल रहे हो, आर बचा। तो इससे ये अब सेंटेंस अब बिठाइए तो आपको पता चलेगा बहुत सालों पहले ये हुआ था इरप्शन। फिर क्या हुआ, फिर वो इतने एरिया में फैल गया, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर वो बेटर हो गई सिचुएशन। और आज वो हिमाचल बोल रही हूँ, हिमालय बन गया। तो ये SPRQ क्वेश्चन, इसका आंसर होगा SPRQC। तो इस क्वेश्चन में सी आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये देखियो आपको खुद ही करना होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ पर्सन सोल्ड 2 आइटम्स एट अ सेम प्राइस। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक इंसान ने 2 चीजें सेम प्राइस पर बेची। ही मेड 10% प्रॉफिट इन वन आइटम एंड 10% लॉस इन अनदर आइटम। इन सेलिंग दिस आइटम द पर्सन मेड अ टोटल ऑफ। तो दोनों में से उसे क्या हुआ। अगर आप ये क्वेश्चन गलत पढ़ लेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि इसने फर्स्ट दोनों सेम कॉस्ट प्राइस पे परचेज की। मैं पहले बताती हूँ आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं। मिस्टेक ये करेंगे कि आपने सोचा दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों सेम प्राइस पे खरीदी, एक पे 2 आइटम खरीदी, एक पे 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% लॉस हुआ।
तो ओवरऑल तो उसने जीरो, कुछ नहीं मिला, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, लेकिन ऑप्शन में तो वो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखने का ये बात है कि द पर्सन हु सोल्ड आइटम्स एट द सेम प्राइस, इसमें दे रखा है सेलिंग प्राइस आर सेम नॉट द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने भी सॉल्व किया तो मैंने मिस किया, तो मैं आपको ये पहले ही बता दिया। तो सेलिंग प्राइस सेम है। तो अब देखिए ये फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम में क्या है 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट, अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो जिस प्राइस से इसने खरीदा प्लस 10/100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये इतना इसे प्रॉफिट हुआ है 10% प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 110 C1/100 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.1 C1। तो पहले का सेलिंग प्राइस आ गया 1.1 C1, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, सेकंड आइटम, इसमें क्या हुआ है 10% लॉस हुआ है, तो इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस, इसे C2 लिख देंगे, इसका कॉस्ट प्राइस C2 रहा होगा, इसमें लॉस हुआ है तो माइनस होगा 10% ऑफ C2। ओके, तो ये होगा 90/100 इंटू C2, तो S क्या आ गया 0.9 ऑफ C2। ये देखिए मैं बेसिक फॉर्मूलास यूज कर रही हूँ कि 10% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो, और इसमें लॉस हुआ तो ये इतनी वैल्यू आएगी। तो हमें S दोनों की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिला S/0.9, ओके, और यहाँ पे हमें मिला है C1 का S/1.1, ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस ढूंढेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा C1 प्लस C2, तो C1 है S/1.1 प्लस C2 है S/0.9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 0.9S प्लस 1.1S अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो आ जाएगा 0.99, तो ये आ जाएगा 2S अपॉन 0.99, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पर्सन मेड इन सेलिंग, दोनों को बेच के उस पर्सन को क्या हुआ, मतलब टोटल गेन हुआ या लॉस हुआ, तो वो हम ढूंढेंगे टोटल नेट गेन और वी कैन से लॉस इज इक्वल टू, टोटल गेन और लॉस कैसे पता चलेगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो था उसमें से हम टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, जितना उसने खरीदा है उतना बेच दिया, उसमें से जो जिस भाव से खरीदा था वो हम माइनस कर देंगे। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों का मिला के, पहले का फर्स्ट आइटम का है S, सेकंड आइटम का भी है S, तो टोटल हो गया S प्लस S, ओके, माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2S अपॉन 0.99 दैट इज इक्वल टू 2S माइनस 2S अपॉन 0.99। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये 2S हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0.99 दैट इज इक्वल टू 2S इंटू 0.99 माइनस 0.1, तो 0.99 माइनस 1 ये प्लस है, तो 1 में से अगर ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2S इंटू, ये माइनस में आएगा 0.01 अपॉन 0.99, ओके। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2S अपॉन 99, यहाँ हम इसको पॉइंट में मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 1 अपॉन 99 आ जाएगा, 2S इंटू लिख देती हूँ मैं 1 अपॉन 99,
तो ये आ जाएगा -1 है, -2s/99। ये आ गया टोटल गेन और लॉस हमारा, ये आया। अब हमें देखिए ऑप्शंस परसेंटेज में दिए गए हैं, तो हमें इसका सॉल्यूशन भी परसेंटेज में निकालना होगा। तो इसमें नेगेटिव से पता चल रहा है कि लॉस हुआ है, तो परसेंटेज लॉस, ये स्टेप देखिए इंपॉर्टेंट है। तो हम परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं? हम परसेंटेज लॉस निकालते हैं जो लॉस हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ आएगा, अब देखिए लॉस हमने पता है तो नेगेटिव साइन तो लॉस के लिए यूज होती है, तो अब नेगेटिव हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है लॉस हुआ है। और कॉस्ट प्राइस हमारा था टोटल 2s/0.99 इंटू 100। तो 2s कैंसिल हो जाएगा और 0.99/99 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1%। तो टोटल लॉस हुआ है 1% का। तो देखिए ऑप्शन में 1% है। हाँ देखिए ऑप्शन सी है 1% लॉस। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। पहले हमने फर्स्ट आइटम का हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेकंड का कॉस्ट प्राइस, देन टोटल कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, फिर हमने नेट लॉस और गेन ढूंढा, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और फिर नीचे हमने परसेंटेज जो निकालना था वो निकाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है। A pie chart depicts the shares of various power generation technology in the total electricity generated by the country for year 2007 and 2023। तो इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड हो रखी है, वो दे रखा है। तो ये तो दे रखा है, चलिए अब ढूंढते हैं इसमें करना क्या है। द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रो, सोलर एंड विंड। तो इलेक्ट्रिसिटी तो इन तीन चीजों से जनरेट होगी। तो एज्यूमिंग दैट टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रिमेन द सेम, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ओवर दिस पीरियड। तो ओवर दिस पीरियड कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। तो पहले तो जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं, ले देते। तो पहले तो हमें लेना है हाइड्रो, लेना है सोलर, और क्या दे रखा है विंड। तो बस ये तीन ही चीज लेनी है, सोलर, हाइड्रो, विंड। तो 2007 में कितने परसेंटेज था, तीनों को मिलाए। सोलर था 5% प्लस 30% हाइड्रो प्लस 5% विंड, तो ये हो गया टोटल 40%। 2023 में कितना है, 20% सोलर, 35% हाइड्रो प्लस 10% विंड, ये हो गया 65%। 2007 में 40% इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रोड्यूस होती थी और 2023 में 65% होती है। तो अब हमें पूछा क्या गया है वो देखिए, what is the percentage increase in the share of renewable energy of electricity generation over this period। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जो हमें 2003 में मिला माइनस इलेक्ट्रिसिटी इन 2003 माइनस इलेक्ट्रिसिटी इन 2007 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन 2007। ये देखिए फॉर्मूला होती है। अगर हम इसे नॉर्मली वैसे देखें तो ये होती है B माइनस A अपॉन A। दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड। तो अगर हम इंक्रीज देखें तो ये फॉर्मूला होती है, हम ऐसे निकालते हैं। तो 2003 लेटेस्ट में से पुरानी माइनस करेंगे डिवाइड बाय द ओल्ड वन। ओके, तो 2003 में 23 में कितनी हुई है 65%,
माइनस 2007 में क्या हुई है 40% अपॉन 2007 में 40%, तो 65 माइनस 40 हो जाएगा 25 अपॉन 40, और यहाँ पे हमें परसेंटेज है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा, तो फिर परसेंटेज की साइन हटा देंगे इंटू 100, ओके, और एक ही परसेंटेज यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 विल बी गेट कैंसल, so 250 upon 4, so that is equal to, it will be 62.5, तो 62.5% इंक्रीज हमें मिला, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आपको ये परसेंटेज की फॉर्मूला आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप ये सॉल्व कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन में डी आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दे रखा है देखिए, द क्वेश्चन 9, द क्यूब इज टू बी कट इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल साइज एंड शेप, ओके, इसे इक्वल शेप एंड साइज में कट करना है। हियर ईच कट इज मेड स्ट्रेट एंड इट वुड नॉट स्टॉप अंटिल इट रीचेस द अदर एंड, मतलब ऐसे कट करना है, ऐसे नहीं कि अभी बीच में रख दिया, आपको अगर आपने एक एंड से स्टार्ट किया है तो दूसरी एंड तक होना चाहिए, तो अगर हमें 8 पीसेस बनाने हैं तो हमें कितने कट मारने पड़ेंगे, तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम से हम इसे आसानी से करेंगे। तो ये हमने एक क्यूब ले लिया, अब आपको इसे इमेजिन करना है, ओके, देखिए हमने पहला कट लगाया, अगर हम पहला कट लगाएंगे, अगर हमने यहां से स्ट्रेट ऐसे कट लगाया तो ये एक कट हो गया, लेकिन ये देखिए अगर ये L है, इसकी लेंथ अगर L है, तो जो हमने कट लगाया वो तो L/2 हो गया, तो इस साइड की लेंथ ये देखिए ये भी L, ये तो L है, ये L हो गया, तो ऐसे तो एक कट से नहीं काम बनेगा हमारा, तो हम दूसरा कट लगाएंगे इस साइड से भी, तो ये हमने दूसरा कट लगाया। अब देखिए इस कट में क्या हुआ है, ये लेंथ L है, ऊपर वाली L/2 हो गई, इधर वाली क्या हो गई L/2, तो इधर को भी एक कट लगाना पड़ेगा, तो हम तीसरा कट ऐसे लगाएंगे। अब देखिए, अब एक तो 3 कट हो गए और 8 इसके क्यूब बन गए, चलिए हम उन क्यूब्स को नेम कर देते हैं। ये देखिए पहला क्यूब, ये सेकंड, ये थर्ड बनेगा, ये 4 बनेगा, और सेम नीचे भी इसी तरह 4 बन जाएंगे। आपको ये ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे आप ऐसा पेपर से ऐसे कट कर करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने कितने कट लगाए, 1 2 3, तो हमने टोटल 3 कट लगाए, तो 3 कट से ही ये होगा, तो ए आंसर आएगा। आपको ये बस इमेजिन करना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो 3 कट से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये दे रखा है, if question 10, if 4 cross 4 array shown below, each cell of first of this row says either x or a number, तो the number in a cell represent the count of immediate neighbor, इसमें हमें नेबर है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगोनल, अगर क्रॉस है तो कोई नहीं है, बाकी इतने नेबर होंगे, तो हमें लास्ट के में कितना सम होगा वो पूछा गया है हमें, ठीक है, तो हम इसे अगर हम इसे x1 x2 x3 x4 नेमिंग दे दे, तो x1 के नेबर कितने कितने हैं वो हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे नेबर ऑफ x1, तो बताइए कौन कौन है,
एक तो 3 है और डायगोनल में x है, क्योंकि हमें टॉप ले सकते हैं, टॉप ये इस साइड राइट एंड डायगोनल, तो ये 3 नेबर है, तो लिख देंगे x1 के नेबर है 3x x2, बट x2 का मतलब तो कोई नेबर नहीं है, तो हम x को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो x1 के नेबर है 3 एंड x2। नेबर ऑफ x2, अब देखिए x2 के नेबर कौन कौन से होंगे, ये होगा x1 लेफ्ट साइड, 3 डायगोनल भी हमें देखना है, 3 x तो काउंट नहीं होगा, फिर 6 डायगोनल एंड 3 x3, तो ये इसके नेबर हो गए। फिर हम देखेंगे नेबर ऑफ x3 एंड नेबर ऑफ x4, तो x3 का हम देखेंगे तो एक तो x2 आ जाएगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, x काउंट नहीं होगा डायगोनल में, देन 6 आएगा, देन डायगोनल में x है वो काउंट नहीं होगा, x4 आएगा। फिर x4 का देखिए, x4 के लिए x3 एंड 6 दो ही हैं, तो 3x4, तो ये सारे हमने नेबर निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो कैलकुलेट करेंगे, इसके 2 नेबर है, इसके 4 नेबर आए, इसके 3 नेबर आए, इसके 2 नेबर आए, टोटल कितने हो गए 6 + 5 दैट इज 11, तो टोटल नेबर आ गए 11 है। तो यही हमें पूछा गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है हमें कौन कौन से नेबर, अगर इसमें डायगोनल ना दिया हो गया होता तो वो हम काउंट नहीं करते, बट इसमें दिया गया था कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगोनल हमें कैलकुलेट करना था, तो इसमें 11 आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो कितना आसान था, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। ये देखिए, ये है वर्बल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। तो वर्बल एप्टीट्यूड के लिए आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, तभी होगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन हर पेपर में है, 2024 के पेपर देखिए, सारे पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन तो है ही। हाँ, इसमें अलग अलग वर्ड है बट ये क्वेश्चन ही है। तो इसमें दे रखा है कि दिस इज द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ वर्ड वॉक जॉग स्प्रिंट, ये तो हमें पता है, वॉक मतलब धीरे चलना, जॉग मतलब थोड़ा सा धीरे, स्लो रनिंग वी कैन से, स्प्रिंट मतलब ऑब्वियसली इट्स स्पीड, दौड़ना। तो अब हमें बताना है बॉदर्ड और कौन सा वर्ड आएगा नेक्स्ट, और फिर डॉन्टेड। बॉदर्ड मतलब होता है किसी को परेशान करना। चलिए मैं कुछ कुछ मीनिंग्स लिख देती हूँ ताकि आपको इश्यू ना हो। बॉदर का मतलब होता है माइल्डली वरीड, थोड़ा सा चिंतित। डॉन्टेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली इंटिमेटेड, मतलब थोड़ा वरीड, डॉन्टेड मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में क्या कह रहे हैं। तो फेस्ट का मतलब होता है कि इसमें होता है स्लाइटली डेस्ड, ओके। फ्रेज्ड का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग इन वर्ड, समथिंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओके। फेस्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड और डिसकनेक्ट कंसर्न, और फ्यूज्ड का मतलब होता है मीन कंपाइल। देखिए आप, और इसके आपको ये मीनिंग भी ना पता चल रहे हो तो आप गूगल से आपके सिंपल मीनिंग देख लीजिए। तो इसमें सी आंसर आएगा, माइंडली वरीड, फिर होता है डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ आएगा फेज्ड, और डॉन्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा, तो इसमें फेज्ड आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट में क्यों लेती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को फर्स्ट पहले करने की कोई वो है नहीं, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बाकी नहीं पता है तो ये नहीं होना। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चंस हैं, आज हमने सारे ऐसे सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ यू हैव रियली लाइक्ड माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने अंत तक दिखा है, देन it's really good. I'm really happy for you. So always keep smiling, learning, and stay safe. Thank you.